आज के कॉन्सेप्ट में अभी जो हम सीख रहे हैं उसकी किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोडक्शन ओवरहेड की। प्रोडक्शन ओवरहेड्स सबसे मेन कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे। अच्छा जी, प्रोडक्शन ओवरहेड समझो फैक्ट्री है आपकी, उस फैक्ट्री में 3 डिपार्टमेंट है। मतलब जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना, वो 3 डिपार्टमेंट से होके आ रही है। 3 मशीनें भी हो सकती हैं, 3 डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। तो सपोज हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वो डिपार्टमेंट 3 कौन से हैं? एक को हम कह देते हैं कि वहां हो रही है असेंबली, असेंबलिंग मतलब वो पार्ट जोड़े जा रहे हैं। किसी जगह पैकिंग डिपार्टमेंट होता है, किसी जगह फिनिशिंग डिपार्टमेंट होता है। हम उनके नाम ए बी सी कह देते हैं। 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर काम हो रहा है। एक का नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। ये तीनों लिंक्ड हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। आज का लेक्चर आगे पूरा कंटिन्यू रखना है, मतलब आज एक फाइनल लेक्चर है इसका, बाकी चीजें ऐड होती रहेंगी। तो आज समझ लगे तो ये पूरा चैप्टर ओके है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी, इनमें कोई एक ही चीज को या 2 चीजें या 4 चीजें 10 चीजें इसमें बन रही है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ ना कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी होते हैं जो खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे, इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं। कैंटीन है, कैंटीन में क्या प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन वो कैंटीन क्यों बनाई जा रही है? इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सर्विस के लिए है, तो वो भी फैक्ट्री के अंदर। अब जो कैंटीन के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, क्या उसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रोडक्शन के साथ? वो कैंटीन बंद कर देंगे तो नुकसान क्या होगा? उनके एम्प्लॉय को, लेबर को बाहर जाना पड़ेगा, हो सकता है एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए। मशीनों की रिपेयर करने का उन्होंने अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया कि भाई जो मशीनें खराब हुआ करेंगी ना, ये डिपार्टमेंट देखेगा। क्या वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट? वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं फैक्ट्री के अंदर और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। हम सर्विस डिपार्टमेंट का नाम रख लेते हैं पी और क्यू। कोई भी हो सकता है, कैंटीन हो सकता है, उसके पैकिंग डिपार्टमेंट भी ऐसा हो सकता है कि अगर पैकिंग अलग से हो रही है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, कैंटीन का, ये सारे। हाँ, कोई ऐसा होता है कि कोई डिपार्टमेंट होता है जिसे वो मेडिकल का कह देते हैं कि जनाब वो जगह जहां पर इंजरी के ज्यादा चांसेस हैं, वो एक क्लिनिक टाइप अपने फैक्ट्री के अंदर ही बना देते हैं कि भाई अगर कोई मसला होगा किसी भी मरीज यानी लेबर को या एम्प्लॉय को, वो यहां से इलाज करवा लेगा। तो वो कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? सर्विस डिपार्टमेंट। अब सबसे पहला जो काम होता है ना, वो काम होता है कि आपके जो कॉमन एक्सपेंडिचर्स है ना, जैसे पूरी फैक्ट्री का रेंट है, क्या वो किसी एक डिपार्टमेंट का है? वो तो कैंटीन पर भी एलोकेट होगा। वो अगर कोई एक मेडिकल बना हुआ है या कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बना उस पर भी होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा। तो सबसे पहला टारगेट होगा एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट वो कैसे? जितने भी एक्सपेंसेस हैं कुछ एलोकेटेड होंगे और कुछ हमने अपॉर्शन करने होंगे। जैसे एक एक्सपेंस का नाम बताया होगा, जैसे रेंट है, जैसे इंश्योरेंस है, जैसे पावर है, डेप्रिसिएशन है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड लाइट कह लेते हैं। मतलब ये मैंने खुद अज्यूम किए, इसमें कुछ एलोकेटेड और कुछ अपॉर्शन करने पड़े। हमने टोटल कर लिया। सपोज दैट ए डिपार्टमेंट का टोटल आ गया 5000, बी डिपार्टमेंट का टोटल आ गया 7000, सी डिपार्टमेंट का टोटल आ गया 4000। ये कल वाला लेक्चर है आपका। पी का टोटल आ गया 3000 और क्यू का टोटल आ गया 2000।
सबसे पहला काम वो आपको कॉमन एक्सपेंडिचर दे देगा और कहेगा एलोकेट और अपोर्शन करें। उसके बाद अगला टारगेट स्टार्ट होगा और कभी कभी वो इतना यहां तक हमें खुद बता देगा, एलोकेट करके और अपोर्शन करके खुद बता देगा कि इससे अगला काम करो। अब इससे अगला काम दो है। पहली बात वो कहता है ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है इसके ऊपर 3000 या 2000 का खर्चा आया है, यहां से तो प्रोडक्शन नहीं होनी। ये जो दो डिपार्टमेंट का खर्चा है ना, ये आप लोग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे रीअपोर्शन कर दो। क्या कर दो? रीअपोर्शन कर दो ऑन द सम स्पेसिफिक बेस, और वो 90% बेस बता देता है। जैसे अगर हम कैंटीन की बात करें, कैंटीन के लोग जो खर्चा अपोर्शन करेंगे वो किस बेस पे करना चाहिए? नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। और जो मेंटेनेंस का खर्चा है, अगर ये मशीनों की मेंटेनेंस हो रही है तो किस पे बेस बनाना चाहिए? या तो नंबर ऑफ मशीन, हर डिपार्टमेंट में मशीनें कितनी है, या मशीन आवर्स के ऊपर। वैल्यू ऑफ मशीन के ऊपर ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, या तो मशीन आवर्स पे अच्छा रहेगा या नंबर ऑफ यूनिट पे भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है। 90% वो खुद बता देता है, 10% है वो हम खुद अच्छी बेस बनाते हैं। और कुछ अच्छी बेस रख लो, मतलब आपके पास मशीन आवर्स भी गिवन है, आपके पास उसकी कोई और वैल्यू भी गिवन है, तो आपने मशीन आवर्स ले लिए तो वो उसको गलत नहीं करेगा। बस ये ना हो कि यानी मेंटेनेंस को आप एरिया बेस पे ले ले या पावर यूजेज पे ले ले, ये गलत हो जाएगा। मशीन से रिलेटेड किसी भी चीज में ले ले साइलेंट केस में तो वो गलत नहीं करता, नाराज हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है ना, वो ये करना है कि अब ना बातें नहीं करनी और ये चीजें ना सीक्वेंस सीखना है। पहला ये बात प्रैक्टिकली पता चला, प्रोडक्शन ओवरहेड कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के बताए होते हैं और कुछ सबके कॉमन बताए होते हैं। जो तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग खर्चे का पता है वो उसके नीचे लिख देंगे, उसे बोलते हैं एलोकेटेड। और फिर जो खर्चा कॉमन होगा सारे डिपार्टमेंट का, अब वो हर डिपार्टमेंट को उसके हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? सम स्पेसिफिक बेस। तो उस ओवरहेड को टोटल बेस पे डिवाइड कर दिया करेंगे और हर एक की अपनी अपनी बेस से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, वो अपोर्शन हो जाएंगे। ये हमारे टोटल खर्चे आ गए, इनके रेंट मिला के, पावर, सब कुछ मिला के। अब वो कहता है कि भाई साहब सर्विस डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन के लिए है, सर्विस डिपार्टमेंट भी इनके जो खर्चे हैं वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करे, इनके जो खर्चे हैं वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करे। वो कैसे करते हैं? इसके 3 मेथड है, टोटल 4 बनते हैं। जो एक है वो एक के अंदर ही आता है और बाकी 2 मेथड है। तो सबसे पहले अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर रीअपोर्शन कैसे करना है। जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर रीअपोर्शन कैसे करना है। रीअपोर्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले रेंट, बिजली वगैरह पोर्शन हो चुके हैं। वो कैंटीन के ऊपर भी बिजली का बिल पड़ा हुआ है, मेंटेनेंस के ऊपर भी बिजली का बिल पड़ा हुआ है। अब इसको हमने इन दोनों को खत्म करके इन तीनों के अंदर अपोर्शन कर देना। बात यहां तक समझ लगी? आगे बढ़े फिर। इसके 3 तरीके होते हैं। इसके कितने तरीके हैं? 3। अच्छा, इससे ना एक पहले तरीका खत्म कर देते हैं ताकि चलिए वो एंड पे करेंगे, क्योंकि है तो वो एंड पे ही करने वाला। मैं कहता हूं विद इन टाइम हमारा काम ज्यादा से ज्यादा हो जाए। सबसे पहला मेथड है जी स्टेप डाउन मेथड, सॉरी डायरेक्टली एलोकेशन मेथड। सबसे पहला केस क्या है? केस नंबर 1, डायरेक्टली एलोकेशन। ये एमसीक्यूज भी आप पूछे जा सकते हैं। एलोकेशन मेथड। इस मेथड का पता कैसे चलेगा कि ये अप्लाई करना है? अगर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं लेकिन एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे, दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको सर्विस दे रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो सर्विस दे रहे हैं बट एक दूसरे को सर्विस, हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन के अंदर वो बताएगा ही नहीं
कि सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस को या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कैंटीन को सर्विस दे रहा है कोई। तो सवाल के अंदर कैसे पता चलेगा? वो जो बेस बताया गया ना, हम एक बेस लिखते हैं, इसी सवाल को आगे लेकर चल रहे हैं। बेस कहता है ए बी और सी में नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? ए में 50 वर्कर काम कर रहा है, बी में 30 वर्कर काम कर रहे हैं, सी में 20 वर्कर काम कर रहे हैं। मशीन आवर्स बताए हुए हैं जी। जो मशीन है वो 200 घंटे चल चुकी है डिपार्टमेंट ए की, और 100 घंटा चल चुकी है डिपार्टमेंट बी की, और 300 घंटे चल चुकी है डिपार्टमेंट सी की। ठीक होगी बात? उसके बाद खत्म। अब इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उसने सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के दिए हुए हैं, मशीन आर सिर्फ किसके दिए हुए हैं? प्रोडक्शन के। कैंटीन का या पी और क्यू के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। अगर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहे, सॉरी अपने आप को सर्विस नहीं दे रहे, तो आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया करना है? डायरेक्टली एलोकेशन मेथड। अगर दोनों सर्विस, जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट है, अगर वो एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा? तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले आपने लिखने हैं ए बी सी पी क्यू, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी लिख लेना है और सर्विस डिपार्टमेंट भी लिख लेना है। जो आपने पहले से ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं, एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड, ए के कितने फाइंड कर लिए थे हमने? 5000। बी के कितने कर लिए थे? 7000, 4000, 3000 और यहां तक। ये पहले अपोर्शन करेंगे या वो करके दे देगा? करके दे भी सकता है और हमें यहां तक आना भी पड़ सकता है। उसी से ही अगर हमने खुद ऊपर वाला भी सवाल किया, उससे आगे यहां से शुरू कर देंगे। सबसे पहले पी समझो कैंटीन है और क्यू समझो रिपेयर डिपार्टमेंट है मशीनों का। तो बताएं इस पी को हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर एलोकेट करना है, इसका 3000। क्या मशीन आवर्स के ऊपर एलोकेट करेंगे या नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर एलोकेट करेंगे? ये कैंटीन मान के चल रहे हैं और ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट लेकर चल रहे हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं कैंटीन, और उसके एक्सपेंस कितने हैं? किस रेशो के हिसाब से डिवाइड करना है? नंबर ऑफ, आप इसको 50 30 20 लिख सकते हो या 5 3 2 भी लिख सकते हो। चाहे यहां पर ही लिख ले 5 3 2। क्या करोगे? 3000 को सम ऑफ रेशो पे डिवाइड कर देंगे या सम ऑफ बेस पे, और हर एक के बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, जस्ट लाइक जैसे हम कॉमन ओवरहेड अपोर्शन करते हैं। तो 3000 को 10 पे डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 1500, 900, और ये 3000 आपका खत्म हो गया। और इस यहां पर टोटल का कॉलम सब चल रहा है साथ, क्योंकि उसी तरह से चला रहे हैं ना। यहां पर कितना था? 3000। ये 3000 पी से निकल के, कैंटीन से निकल के किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? ए बी और सी पे, और क्यू के ऊपर इसकी कोई अपॉर्चनमेंट नहीं। फिर उसके बाद हम मेंटेनेंस में क्या रेशो आ रही है? किसके ऊपर बेस करेगा? मशीन आवर्स के ऊपर। तो मशीन आवर्स कितने हैं? 200, 100 और 2 0 सारी कैंसिल हो गई,
तो क्या बात गया 213, आप ऐसे पूरा भी लिख सकते हो 213। एलोकेट किसको करना है 2000, तो 2000 को 6 पे डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से और 3 से, 667 333 और अब आपके पास 2000 भी खत्म। ये आपके आ गया प्रोडक्शन एक्सपेंस, इसको हम बोलेंगे रीअपोर्शन एलोकेट, रीअपोर्शन ओवरहेड या सिंपल ओवरहेड कह सकते हैं। ये है हमारे सही वाले प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक होगी बात। चलें जी, इसको करो जरा टोटल 15,000 प्लस 1500 प्लस 667 17167 7,900 और फिर 7167। इसका बताएं 8233 8250 और वो तो खत्म हो गया ना, 3000 में से ये एलोकेट होगा, 2000 का भी एलोकेट हो गया। यहां तक इसे कहते हैं डायरेक्टली एलोकेशन मेथड। और ये कब लगता है जब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हो, एक दूसरे को सर्विस ना दे रहे हो। अच्छा, यहां से आगे एक और कॉन्सेप्ट भी है, वो भी साथ कर देते हैं। वो क्या कहेगा कि मुझे डिपार्टमेंटल रेट फाइंड करके दे, हर डिपार्टमेंट का रेट फाइंड करके दे। पर यूनिट कहेगा, पर आर कहेगा, या वो पर यूनिट कह सकता है या वो पर, सपोज दैट उसने हमें लेबर आवर्स दे दिए, लेबर आवर्स दे दिए, कहता है जो ए के अंदर लेबर आवर इस्तेमाल हुई है ना वो 300 घंटे इस्तेमाल हुई है, जो बी में लेबर आवर्स इस्तेमाल हुए ना, ये आवर्स हैं, वो 400 इस्तेमाल हुए, जो सी में इस्तेमाल हुए वो 250 इस्तेमाल हुए। और हमसे पूछ क्या रहा है, हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड पर आवर फाइंड करें, हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड पर आवर फाइंड करें। तो जहां तक आके ना जिसके ऊपर वो बेस कहेगा उस पर डिवाइड कर दे, यूनिट पे कहता है यूनिट पे डिवाइड कर दे, आवर्स पे कहता है आवर्स पे डिवाइड कर दे, मशीन आवर्स पे कहता है मशीन आवर्स पे डिवाइड कर दे। 99% वो किस पे कहता है, लेबर आवर पे। तो क्या करेंगे, डिपार्टमेंटल रेट पर आवर, डिपार्टमेंटल रेट पर आवर। टोटल ओवरहेड है 7,167 डिवाइड बाय 300 कितना 23.8 23.9 20.6 20.6 22.4 22 ये साथ ही कॉन्सेप्ट हो गया। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, डायरेक्टली एलोकेशन मेथड क्या है और कब अप्लाई करते हैं, और डिपार्टमेंटल रेट कैसे फाइंड करते हैं। वो बेस खुद बताएगा, हमने नहीं कुछ देखना, वो बेस खुद बनाएगा। हमने जो बेस खुद जज करनी है ना, वो अपॉर्चनमेंट की करनी है, वो भी गिवन बेसिस में से कोई डाटा लेंगे। ये एक चीज खत्म हो गई। डायरेक्टली एलोकेशन मेथड कैसे करना है, पहले सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे दोनों को एलोकेट कर देने हैं, अपोर्शन कर देने हैं। फिर अगर वो सिर्फ कहता है कि हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड बताओ तो ये है, अगर वो कहता है पर आवर रेट बताओ तो नंबर ऑफ आवर्स पे डिवाइड कर दे। डन। कोई ऐसा बंदा जिसको दरमियान में नींद आ गई हो और उसने कोई सवाल रह गया हो, चलो अगला सवाल। फिर उसे कहते हैं स्टेप डाउन मेथड, केस नंबर 2 या मेथड नंबर 2। स्टेप डाउन मेथड, ये मेथड लगेगा कब? अच्छा, ये ना अपने पास ना उर्दू में ये लिख ले चाहे जिस लैंग्वेज में भी आपको समझ लग जाए बाद में। मैं इसलिए कोई इंग्लिश नहीं लिखता ना, वो अक्सर कहते हैं तुम केड़ी जुबान समझते हो, तो जो आप समझते हो ना
उसी जबान में लिख लो। हाँ, एक और जबान भी है, वो स्टेप डाउन मेथड है। दोनों सर्विस डिपार्टमेंट, इधर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं, बट दोनों में से एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है। दोनों नहीं एक दूसरे को सर्विस दे रहे, एक सर्विस दे रहा है, दूसरा सर्विस। जैसे कैंटीन में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग भी तो चाय पी सकते हैं, वो भी तो वहां बैठ के खाना खा सकते हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले आ जाएं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले निकल जाएं। वो बात समझ रहे हो ना? ये कब लगेगा? दोनों में से एक डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है, सर्विस सबको, दूसरा सर्विस प्रोडक्शन को तो देना ही देना है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए तो बने हैं ये। लेकिन एक दूसरे को एक सर्विस दे रहा है, दूसरा सर्विस, तब कौन सा मेथड लगेगा? स्टेप डाउन मेथड। वो उसकी सिचुएशन क्या होगी? सवाल वही है, बेस बताते हैं। आपके पास है ए बी सी पी क्यू, नंबर ऑफ वर्कर। ए में वर्कर कर ले 20, बी के वर्कर कर ले 10, सी के कर लेते हैं 12, पी के कैंटीन और क्यू के डिपार्टमेंट में लोग हैं 8। अब ये सारे नंबर ऑफ वर्कर हैं, मतलब डिपार्टमेंट ए के, बी के, सी के और क्यू के। हाँ, वो कहते हैं पी के भी होंगे, वो भी केस पड़ेंगे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट अपने आप को सर्विस दे रहा होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं। अब उसके बाद मेंटेनेंस, आवर्स गिवन है जी 200, 300 और 500 कर लेते। अब जो वर्कर्स हैं वो 4 डिपार्टमेंट के अंदर है और मशीन आर सिर्फ 3 डिपार्टमेंट के हैं। इसका मतलब है कि ये वाला जो है पी, अगर आप देखें तो ये सबको सर्विस दे रहा है, क्योंकि वर्कर सब के अंदर है। और जो मशीन आर्स है ये सिर्फ 3 डिपार्टमेंट के यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये सर्विस भी है ना 3 को दे रहा है। क्वेश्चन हमारा वही है, सिर्फ बेस चेंज हो गई। सपोज हमने ए बी सी पी और क्यू हमने अपोर्शन कर लिए थे ओवरहेड, अपोर्शन एंड एलोकेटेड ओवरहेड। 5000 बी के कितने थे? 7000, सी के 4000, 3000 और 2। अब पता चल जाएगा, स्टेप डाउन मेथड है, बेस से पता चलेगा। अगर बेस इस तरह से बताई हुई है कि दोनों डिपार्टमेंट खाली हैं, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बेस बताई हुई है, तो फिर इसका मतलब है डायरेक्टली एलोकेशन मेथड लगेगा। इसके अंदर अब हम देखेंगे, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वो इसलिए कि इसमें जो डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है पहले उसको एलोकेट कर, ये ऑर्डर याद रखना। पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली एलोकेशन मेथड में जिसको पहले मर्जी लिख ले। अगर स्टेप डाउन मेथड है, इसमें किसको पहले करेंगे एलोकेट? जो सर्विस दे रहा है। अब कैंटीन सर्विस दे रहा है या मेंटेनेंस? कैंटीन सर्विस दे रहा है, तो पहले कैंटीन के एक्सपेंसेस एलोकेट करेंगे। बाकी यहां पर टोटल का कॉलम भी बना लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे कैंटीन। ये ऑर्डर याद रखना है बस। कैंटीन किसके ऊपर एलोकेट होगा? 20, 10, 12 और 8। और कितने पैसे हैं कैंटीन के? अब इस 3000 को सब पर एलोकेट कर दो। 3000 को, वही तरीकाकार वही है, सम ऑफ बेस, टोटल बेस मल्टीप्लाइड बाय सबकी अपनी अपनी बेस। 3000 को डिवाइड किस पे करोगे? 50 पे। तो 3000 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 20, 1200।
600, 720, 720, 480, यहां पर 3000 माइनस हो जाएगा और 480। ये बात पहले ओके करें। स्टेप डाउन मेथड में तरीका याद रखना है, जो सर्विस दे रहा है पहले उसको एलोकेट करें। अब हमारे पास आ गया रिपेयर। रिपेयर की बेस किस बेस पे होगा? 2, 3, 5। कितने पैसे हैं रिपेयर के? 2480, यहां पर आप बेस भी लिख सकते हैं, टोटल लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। जरूरी बेस का कॉलम तो बनाना ही बनाना होता है। हाँ जी, क्या करेंगे? 2000 को 10 पे डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना? 496, 496, 496, 400। 2480, 480, अच्छा अच्छा अच्छा, माजरत माजरत माजरत, ये टोटल अब हो गया 2480 और यहां से माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2000 तो पहले थे ना, और 480 और भी वो जो उसको एलोकेट हुए हैं, उसके टोटल खर्चे जो कितने हैं? 2480। अब 2480 को यहां पर हम लिखेंगे 2480, यहां पर भी जैसे यहां पर बेस लिखते होते हैं, टोटल लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 2480 को 10 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 496, 744, 744, 1240, 1240 हो गया एलोकेट, खत्म हो गया मामला जी। वो डबल जीरो काट दिए। ये दो जीरो काट देना, जो एक जैसे जीरो काट दो ना, 5वीं क्लास पास कर लेते ना तो ये मसले ना आते। एक तो आई क्या आपको चाहिए था कि वो कम से कम मैट्रिक पास बच्चों को एडमिशन दे। टोटल 6696, 6696, 96, 8344, 8344, ये कितना आ गया? 5960, 5960, और ये सारे खत्म। इसके बाद अगला स्टेप क्या है भला? वो ये कह सकते हैं आपको कि हर डिपार्टमेंट का पर आवर रेट फाइंड। अच्छा, जो इससे तीसरा केस है ना, वो तीसरा केस क्या बनेगा भला? दोनों सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहे हैं और एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। वो करेंगे कल, लेकिन आज एक और कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं, वो यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले तो पर आवर का तो पता चल जाएगा ना यहाँ पे। अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि उसकी बेस भी बाद में देखेंगे और कह सकते हो इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना कि आज कॉन्सेप्ट मैंने ऑलमोस्ट जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने हैं वो खत्म हो जाने। ये जो ए बी और सी है, ये 3 डिपार्टमेंट हैं। क्या है ये 3 डिपार्टमेंट? इस हर डिपार्टमेंट में हो सकता है एक से ज्यादा प्रोडक्शन को ये प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ये तीनों डिपार्टमेंट में स्टेशनरी तैयार होती है। अब फर्दर जो स्टेशनरी है, हो सकता है वो बोर्ड मार्कर हो सकता है उसके अंदर पेंसिलें तैयार हो रही हो सकता है फाउंटेन पेन तैयार हो रहे हो। मतलब इन डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है, सपोज दैट ये स्टेशनरी डिपार्टमेंट है, ये तीनों डिपार्टमेंट के अंदर क्या बन रही है? स्टेशनरी बन रही है। और उस स्टेशनरी में सपोज दैट बोर्ड मार्कर बन रहे हैं और पेंसिल बन रही है, और मैं 2 ही रखते हैं, मार्कर और पेंसिल। अब एग्जामिनर ये चाहता है या हम ये चाहते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट के खर्चे हैं ना, ये जितने खर्चे मार्कर के हिस्से में आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए होती है प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। हमने ये डिपार्टमेंट के रेट से हमें क्या ताल्लुक है? हमने तो मार्कर बेचना है, हमने मार्कर के ऊपर सीपीएस लगाकर सेल फाइंड करनी है। तो हमें मार्कर की कॉस्ट का पता होना चाहिए कि एक मार्कर के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है। कभी कभी हमारा सवाल यहां तक रुक जाता है, आई कैप कहता है बस यहां तक सवाल है, हर डिपार्टमेंट का या हर मशीन का पर यूनिट रेट बता दें, तो वहां तक ही खत्म। कभी कहता है कि अच्छा इन तीनों डिपार्टमेंट से
आप लोगों ने ये 2 प्रोडक्शन बताई हैं और आप हर प्रोडक्शन का पर यूनिट रेट बताएं। अब सबसे पहला स्टेप शुरू से अगर करेंगे, पूरा सवाल आए, पहले पोर्शन में करेंगे सर्विस की सबके साथ, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि अच्छा सर्विस डिपार्टमेंट को किस तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर एलोकेट कर देना है। वो 3 तरीके होंगे, या स्टेप डाउन मेथड होगा, या डायरेक्टली एलोकेशन मेथड होगा, या एक कल जो पढ़ेंगे वो मेथड होगा। वहां से हम कहां तक पहुंच जाएंगे? अब हम ये देखेंगे, अच्छा ये जो डिपार्टमेंट ए है ये कितने मार्कर बना रहा है, ये कितने मार्कर बना रहा है पेंसिल, और ये कितने मार्कर और पेंसिल बना रहा है। इनके खर्चे फिर हमने किस पर एलोकेट करने हैं? मार्कर के ऊपर, और मतलब अपनी फाइनल प्रोडक्शन के ऊपर। बेस वही, तरीका वही, वो अलग से इसकी फिर बेस बताएगा। वो ये बता सकता है, जो सिंपल बेस मैं आपको बताता हूं, वो कहता है जो मार्कर टोटल तैयार किए हैं ना, अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट बराबर बराबर सर्विस दे रहा है। हमने टोटल मार्कर बनाए हैं इस साल या इस डाटा में 400 मार्कर बनाए हैं, और जो पेंसिल तैयार की है ना हमने, वो की है 600। अब क्या करेंगे? डिपार्टमेंट ए का सारा खर्चा 400 और 600 ऊपर एलोकेट कर देंगे, डिपार्टमेंट बी का भी सारा खर्चा इसके ऊपर, और डिपार्टमेंट सी का भी। किस तरह से करेंगे? बिल्कुल आप ऐसे ऊपर मार्कर और पेंसिल लिख लेना। डिपार्टमेंट ए कैसे करेंगे? 6696 से टोटल 1000 चीजें बनी है, जिसमें से 400 मार्कर बने हैं और 600। तो कैसे एलोकेट करोगे डिपार्टमेंट ए के खर्चे को? डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 400, या डिवाइडेड बाय 10 भी कर दो, 2 जीरो कैंसिल करनी है तो करें जरा, मार्कर के ऊपर कितना खर्चा आ गया? 2676 नहीं बस यही है 2676। चलो पेंसिल में कितना आ रहा है? 4018 4014 तो नहीं आएगा, 18 आएगा, क्योंकि ये प्लस पॉइंट राउंड ऑफ करो ना। अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ा है ना तो उसको बढ़ा दो, और छोटा है तो उसको वैसे। हाँ जी, डिपार्टमेंट बी का खर्चा जनाब 8344, 1000 पे डिवाइड कर दो, बल्कि 10 पे डिवाइड करके 4 से और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 33336 333 500। डिपार्टमेंट सी 2384 3576। अब ये आप, अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा आपने 400 मार्कर बनाया है, टोटल खर्चा कितना आया है? डिपार्टमेंट ए का जो खर्चा उसके ऊपर आ चुका है वो 2600। अब ये डिपार्टमेंट भी मैं बताता हूं, हो सकता है डिपार्टमेंट ए में ना उनकी प्लास्टिक बॉडी बन रही हो, बस टोटल जो खर्चा आ गया उन्होंने एलोकेट कर दिया कि अच्छा मार्कर क्या इतना हो सकता है और इसका इतना हो सकता है। उसके दूसरे लेवल पर ना इंक फिल कर रही हो सकता है, मार्कर की भी इंक फिल हो रही है उस डिपार्टमेंट में, और पेंसिलों की भी इंक फिल हो रही है। तीसरे डिपार्टमेंट में हो सकता है उसको फाइनल कर रहे हो, तो उनके खर्चे, टोटल जो खर्चे उनके आ गए, अब वो सारे खर्चे किसके ऊपर चले जाएंगे? मार्कर और पेंसिल के ऊपर, क्योंकि सारा खर्चा फैक्ट्री का उन्होंने कहां से निकालना है? मार्कर की सेल से। फैक्ट्री के तमाम खर्चे, सिक्योरिटी गार्ड के, इवन के करप्शन तक, उन्होंने किस में से निकालना होता है? रिकवर करना होता है सेल में से। तो पहले वो देखते हैं कि हमारा खर्चा टोटल कितना हुआ, फिर वो वहां से रिकवर कैसे करना है, वो सीपीएस लगाकर वो सेल प्राइस सेट करते हैं। हाँ जी, अब मार्कर पे टोटल खर्चे तीनों डिपार्टमेंट के कितने आ रहा है, उसके पैकिंग का सब कुछ 8318। और पेंसिल के टोटल तीनों डिपार्टमेंट के खर्चे कितना? 12600। कोई पर मार्कर बता सकता है पर यूनिट टोटल कितने मार्कर बने हैं? 400। इसको 400 पे डिवाइड करते हैं। टोटल पेंसिल कितनी बनी है? 600, तो इसको 600 पे डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड हो जाएगा 400 पे, और ये डिवाइड हो जाएगा
6 20.8 या 9 कुछ भी कर लें 20 अगर यहां ये प्रॉपर मैन्युफैक्चरर का काम है। अब मैन्युफैक्चरर चाहता है कि एक मार्केट पर मेरी जो टोटल लागत लग रही है जिसमें तमाम बिजली के बिल, सिक्योरिटी गार्ड के पैसे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब कुछ इन केस, अभी तो हमने ओवरहेड फाइंड किया ना 20.8 रुपए में मेरा खर्चा हो रहा है। अब मैं उसको बेचूं कितने वो डिसाइड कर लेगा, कम अज कम वो कहेगा मैं 20.8 से ऊपर बेचूं। फिर वो 40 रुपए का बेचे, 50 रुपए का बेचे, 25 रुपए का बेचे, ये डिपेंड करता है उसकी अपनी स्ट्रैटेजी पे। ठीक होगी बात? अच्छा, आज जो हमने सीखा अपॉर्शनमेंट कल सीखी। अब कल तो मैंने लेक्चर भी नहीं शेयर किया था, तो जो कल वैसे कौन नहीं आया था? कोई है? अब भी नहीं आता? चले, अब कल जो आपने क्वेश्चन करने हैं ना, एक अगर आपने कल क्वेश्चन नंबर 3 जिसने किया है ना, क्वेश्चन नंबर 3 के अगर आपने उसकी रिक्वायरमेंट में पढ़ते लिखा हुआ था ओवरहेड फाइंड करें और ओवरहेड रेट भी फाइंड करें फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये कहां तक सवाल पूछा था भला? ये सारे डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा आ जाना था, उसको लेबर आवर पे डिवाइड करना था। याद रखें, वो जो रेट पूछता है ना, बड़े ध्यान से देखना है कि उसने रेट क्या प्रोडक्शन का पूछा है या डिपार्टमेंट का रेट पूछा है। अगर डिपार्टमेंट का रेट पूछेगा तो डिपार्टमेंट के खर्चे आ जाएंगे, बस उसको बेस पे डिवाइड कर देंगे। अगर प्रोडक्शन का रेट पूछा है तो डिपार्टमेंट के खर्चे पहले प्रोडक्शन पे ले जाएंगे, फिर वहां पर डिवाइड करके रेट फाइंड करें। वहां से भी वहां से पर आर रेट पूछ सकता है, पर यूनिट पूछ सकता है, जिस पे पूछेगा उसी पे डिवाइड कर देंगे। तो आपने एक तो जिसने ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया, ये बुक से ही दे रहा हूं, मैं ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा, तो ये तीसरा क्वेश्चन आपने करना है दोबारा और उसका रेट भी फाइंड कर लेना है। फिर आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर, ये छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ यहां तक पढ़ के यहां तक ही आपने हल करना है। ये देखिए, उसने एलोकेटेड एंड अपोर्शन कॉस्ट बता दी है। आगे कह रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और ये देखिए यहां खाली, तो इसका मतलब है दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस, तो फिर उसके बाद हाँ कल टेस्ट स्टेप डाउन वाइज मेथड, छोटा सा सवाल है। ये 5वीं एग्जांपल भी कर लेना। इसमें क्या है कि एक डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है, दूसरा सर्विस, तो कल ही आपने 2 सवाल करके आने, चौथा और 5वां।